नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है लोकसभा से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद गनीबेन नागाजी ठाकुर ने। ये सवाल जुड़ा है बीएसएनएल और एमटीएनएल को बढ़ावा देने से। ये सवाल संचार मंत्रालय से किया गया। इस सवाल में मंत्रालय से जो प्रश्न पूछे गए इनमें शामिल हैं सरकार द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या सरकार इन कंपनियों का निजीकरण कर रही है, अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका ब्यौरा उन्होंने दिया। वर्ष 2019 में लगभग 69,000 करोड़ रुपए का प्रथम पुनरुद्धार पैकेज दिया गया, जिसमें बीएसएनएल एमटीएनएल की प्रचालन लागत में कमी आई। 2022 में लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए का पुनरुद्धार पैकेज दिया गया। ये नए सिरे से पूंजी निवेश करने, ऋण का पुनर्गठन करने, ग्रामीण टेलीफोनी के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर केंद्रित था। वर्ष 2023 में सरकार ने लगभग 89,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ बीएसएनएल को 4G 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए अनुमोदन प्रदान किया। इन पुनरुद्धार पैकेजों के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी 2025 को बीएसएनएल को 6,982 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कैपेक्स सहायता के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। इन पैकेजों के परिणाम स्वरूप बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2020-21 से प्रचालनगत लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है। इन कंपनियों का निजीकरण को लेकर मंत्रालय ने साफ किया कि इन कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कृषि क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रयास से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन ने। इन सांसदों ने परमाणु ऊर्जा विभाग से पूछा कि क्या परमाणु ऊर्जा विभाग कृषि क्षेत्र में योगदान दे रहा है, अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है, और परमाणु ऊर्जा विभाग के इस क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही हैं। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि हाँ, परमाणु ऊर्जा विभाग ने विकिरण टेक्नोलॉजी के उपयोग में अपने अनुसंधान और विकास के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि अनुसंधान में विकिरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग उन्नत फसल किस्मों के विकास, कीट प्रबंधन, उर्वरक उपयोग दक्षता और पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के अवशोषण का अध्ययन करने और कृषि उत्पाद को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियों का विवरण भी उन्होंने साझा किया, जिनमें उच्च उपज वाली फसल किस्मों का विकास, DAE की एक संघटक इकाई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने विकिरण प्रेरित उत्परिवर्तन के साथ क्रॉस ब्रीडिंग का उपयोग करते हुए दलहन, तिलहन और अनाज की 70 फसल किस्में विकसित की हैं, जिन्हें राजपत्र में अधिसूचित करके देश में व्यावसायिक खेती के लिए जारी किया गया है। इन फसल किस्मों में उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शीघ्र परिपक्वता, जलवायु लचीलापन, जैविक और अजैविक तनाव सहनशीलता जैसे वांछनीय गुण हैं, और इस तरह से सूखाग्रस्त और कम उर्वरता वाले क्षेत्रों में किसानों को लाभ हुआ है। विकिरण आधारित खाद्य संरक्षण BARC द्वारा विकसित विकिरण टेक्नोलॉजी का उपयोग नाशवान खाद्य उत्पादों की शेल्फ आयु को बढ़ाने, कृषि उपज की कटाई के बाद और भंडारण के नुकसान को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे खाद्य संरक्षण बढ़ता है। प्याज और आलू की गुणवत्ता विशेषताओं को बनाए रखते हुए इनकी शेल्फ लाइफ को 7.5 महीने और 8 महीने तक बढ़ाने के लिए गामा विकिरण के उपयोग और नियंत्रित वातावरण में भंडारण की मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की गई है। इसके लिए बड़े पैमाने पर परीक्षण किए गए हैं। अनाज, गेहूं, मसाले, मशरूम, फलों और हरे टमाटर, ब्रोकली जैसी सब्जियों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए SOP भी विकसित की गई है। जामुन उत्पाद, अंकुरित और स्वीट कॉर्न की गुठली और खाने के लिए तैयार मध्यवर्ती नमी फलों के क्यूब्स के लिए खाद्य संरक्षण टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, और वाणिज्यिक उपयोग के लिए टेक्नोलॉजीज को अलग अलग फर्मों को अंतरित किया गया है। इन टेक्नोलॉजी को नाम मात्र शुल्क पर गैर अनन्य आधार पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए BARC वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। आज तक देश में BARC द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी पर आधारित 28 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। BARC प्रौद्योगिकी पर आधारित लीची उपचार संयंत्र मुजफ्फरपुर, बिहार के मुशहरी में स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ICAR में स्थापित किया गया। इस टेक्नोलॉजी को भारतीय एकस्व प्रदान किया गया है, जो लीची की शेल्फ आयु को 60 दिनों तक बढ़ा देता है। मृदा और जल प्रबंधन BARC द्वारा विकसित
रेडियो आइसोटोप तकनीक कुशल जल संसाधन प्रबंधन, मृदा उर्वरता सुधार और भूजल संरक्षण में सहायक है। नाभिकीय तकनीक उर्वरक उपयोग दक्षता में सुधार करती है। रासायनिक उर्वरकों और प्रदूषण के अत्यधिक उपयोग को कम करती है। नाभिकीय तकनीकों द्वारा कीट नियंत्रण, नारियल और अन्य ताड़ के पेड़ों के लाल ताड़ के घुन, आलू की फसल के आलूकंद कीट जैसे कीटों के प्रबंधन के लिए BARC मुंबई में विकिरण आधारित बंद कीट तकनीक विकसित की गई है। शिवाय शीतल वाहक यंत्र DAE की संगठक इकाई राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र ने परिवहन के दौरान ताजगी बनाए रखने के लिए नियंत्रित तापमान, आर्द्रता और अक्रिय वातावरण के संयोजन के तहत खराब होने वाले फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए शिवाय शीतल वाहक यंत्र नामक एक टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस प्रणाली का लगभग 4000 किलोमीटर मार्ग तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस टेक्नोलॉजी में शीतलन के लिए तरल नाइट्रोजन का उपयोग होता है, जो ऑक्सीजन संयंत्रों का उत्पाद है। भारत में तरल नाइट्रोजन के 35 लाख लीटर प्रतिदिन के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता है। किसान ₹1 किलोग्राम की बहुत कम प्रशिक्षित लागत पर समान ताजगी के साथ 1000 किलोमीटर दूर के बाजारों तक पहुंच सकते हैं। ये तकनीक 100% पर्यावरण अनुकूल है, जिसमें शीतलन के लिए डीजल या बिजली की खपत नहीं होती। इससे कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। RR किट ने इंदौर में 10 MEV इलेक्ट्रॉन लाइन एक और इलेक्ट्रॉन बीम प्रकमण सुविधा विकसित की है। ये सुविधा कृषि उपज और बीज फसल नमूनों पर प्रयोग करने के लिए विकिरण डोज प्रदान करने में उपयोगी है। RR किट ने ICAR संस्थानों और BARC मुंबई को बड़ी संख्या में फसल बीज किस्मों पर उत्परिवर्तन प्रजनन प्रयोगों के लिए इलेक्ट्रॉन कणपुंज विकिरण और मातृमिति सेवाएं प्रदान की हैं। किरणित बीज नमूनों में चावल, मूंगफली, चना, बाजरा, लोबिया, अरहर, मूंग, उड़द, दालें, सोयाबीन, मटर और लहसुन की कलियां शामिल थी। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है रेल लाइन के विस्तार से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने। उन्होंने रेल मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार के पास उत्तराखंड में नई रेल लाइनों के विस्तार और नई रेलगाड़ियां शुरू करने की कोई योजना है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? पिछले 3 वर्षों चालू वर्ष के दौरान नई रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को आवंटित कुल धनराशि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने बताया कि रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण, स्वीकृति, निष्पादन राज्यवार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेलवार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाएं लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम स्थान संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगे, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएं, सामाजिक आर्थिक महत्व के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, जो चालू परियोजनाओं के थ्रो फॉरवर्ड और धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है। उत्तराखंड में पूर्णतः या अंशतः पड़ने वाली नई लाइनें परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेलवार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। पिछले 3 वर्षों यानी 2021-22, 2022-23 और 2023-24 और वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तराखंड राज्य में पूर्णतः अंशतः पड़ने वाले 319 किलोमीटर लंबाई के 5 सर्वेक्षण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 1 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार उत्तराखंड में पूर्णतः आंशिक रूप से पड़ने वाली 25,941 करोड़ रुपए की लागत वाली 216 किलोमीटर कुल लंबाई की 3 नई रेल लाइन परियोजनाएं योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 6 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 15,777 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। 2014 से बजट आवंटन और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। क्योंकि रेलवे नेटवर्क राज्य की सीमाओं के आर पार फैला होता है, इसलिए गाड़ियों को नेटवर्क आवश्यकता के अनुसार ऐसी सीमाओं के आर पार शुरू किया जाता है। बहरहाल उत्तराखंड राज्य में से स्टेशनों के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2023-24 से 2024-25 तक, जो कि फरवरी 2025 तक है, इस दौरान 22-545-46 लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस और 22-457-58 आनंद विहार टर्मिनल देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 14 नई गाड़ियां प्राथमिक टर्मिनेटिंग आधार पर शुरू की गई हैं। इसके अलावा भारतीय रेल पर नई गाड़ी की शुरुआत परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात औचित्य, संसाधनों की उपलब्धता के अधीन एक सतत प्रक्रिया है।
आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है 2030 तक रेलवे के पूर्ण विद्युतीकरण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने। उन्होंने रेल मंत्रालय से पूछा कि 2030 तक रेलवे के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए सरकार की योजना के अंतर्गत अब तक कितने प्रतिशत काम पूरा हुआ है। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल निगम लिमिटेड द्वारा हाई स्पीड ट्रेन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और इसके मुख्य लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम द्वारा रेलवे स्टेशनों के उन्नयन और विकास के लिए किए गए प्रमुख कार्य और भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है। रेलवे ने मानव रहित रेल समपान हटाए जाने के बाद सड़क और रेल सुरक्षा में हुए जो सुधार किए हैं उसका ब्यौरा क्या है। रेलवे ने वर्षा जल संचयन, पुनः वनरोपण और सौर ऊर्जा चलित रेलगाड़ियों जैसे पर्यावरण अनुकूल प्रयासों का वर्तमान योगदान और भावी योजनाएं क्या है। इस सवाल का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारतीय रेल के कुल बड़ी लाइन नेटवर्क का लगभग 98% विद्युतीकरण कार्य हो चुका है। वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर निर्माण कार्य चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर गुजरती है। इस परियोजना की लंबाई 508 किलोमीटर है, जिनमें 12 स्थानों मुंबई, थाने, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती पर स्टेशन बनाने की योजना है। पूरी परियोजना के लिए पूरी भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। अब तक 373 किलोमीटर पाया का निर्माण, 307 किलोमीटर गर्डर ढलाई और 374 किलोमीटर गर्डर डालने का काम पूरा हो चुका है। समुद्र के अंदर सुरंग का भी काम पूरा हो गया है। बुलेट ट्रेन परियोजना एक बहुत ही जटिल और प्रौद्योगिकी साध्य परियोजना है। उच्चतम स्तर की संरक्षा और संबंधित अनुरक्षण प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन परियोजना को जापान रेल के सहयोग से डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय आवश्यकताओं और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने की समय सीमा सिविल संरचनाओं, रेलपथ, बिजली, सिग्नल और दूरसंचार के सभी संबंधित कार्यों के पूरा होने और ट्रेन सेट की आपूर्ति के बाद सटीक रूप से निर्धारित की जा सकेगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम ने मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेल स्टेशन और गुजरात में गांधीनगर कैपिटल रेल स्टेशन के पुनर्विकास का काम पूरा कर लिया है और उसे कमीशन कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम ने 60 से ज्यादा स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना भी बनाई है। क्योंकि स्टेशन विकास पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम और रेल भूमि विकास प्राधिकरण दोनों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां अतिव्याप्त हो रही थी, इसलिए ये आवश्यकता महसूस की गई कि दोनों में से किसी एक निकाय को एकमात्र कार्यशील निकाय के रूप में चिन्हित किया जाए और पूरी जिम्मेदारी दी जाए। ये निर्णय लिया गया कि भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम को बंद कर दिया जाए और भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम को सौंपे गए कार्यों को रेलवे बोर्ड के 18 अक्टूबर 2021 के पत्र के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय रेल और रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंप दिया जाए। भारतीय रेल की बड़ी लाइन नेटवर्क के सभी चौकीदार रहित रेल फाटक को 31 जनवरी 2019 तक हटा दिया गया है। इससे रेलगाड़ी परिचालन और सड़क उपयोगकर्ताओं के संरक्षण में सुधार हुआ है। रेल पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन है। नई लाइन परियोजनाओं के लिए संरेखण इस तरह से तय किया जाता है कि वन्य जीवन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और अगर ये अभी भी अपरिहार्य हो तो वनरोपण जैसे शमन उपाय किए जाते हैं। रेल परिसर में वर्षा जल संचयन संरचना की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। मार्च 2024 तक रेल में 7,692 अदद वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। भारतीय रेल ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अक्षय ऊर्जा की उत्तरोत्तर खरीद की योजना बनाई है। जनवरी 2025 तक भारतीय रेल में लगभग 494 मेगावाट सौर संयंत्र और लगभग 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किए जा चुके हैं। इसके अलावा 24 घंटे मोड के तहत 100 मेगावाट अक्षय ऊर्जा भी प्रवाहित होने लगी है। रेल द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए पर्यावरण हितैषी प्रयास भी किए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट रेलगाड़ियों, मेनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट रेलगाड़ियों, कोलकाता मेट्रो ट्रैक और इलेक्ट्रिक ट्रेन सेटों में पुनर्योजी ब्रेक प्रणाली के साथ IGBT आधारित 3 चरण प्रणोदन प्रणाली की शुरुआत है। स्टेशनों और रेलगाड़ियों में ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एंड ऑन जनरेशन रेलगाड़ियों को हेड ऑन जनरेशन रेलगाड़ियों में परिवर्तित किया जाएगा। इससे पावर यान में इस्तेमाल होने वाले डीजल में भी उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। बेहतर रोशनी के लिए कोचों में ऊर्जा कुशल LED लाइटों का प्रावधान, LHB कोचों के रखरखाव और परीक्षण के लिए वॉशिंग सिक लाइनों पर 750 वोल्ट की बाह्य विद्युत आपूर्ति का प्रावधान भी इसमें शामिल है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने अलग अलग मंत्रालय से जुड़े कई अहम प्रश्न पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया।
आज के कार्यक्रम में अब सवाल राज्यसभा से। आज के कार्यक्रम में राज्यसभा से जो सवाल है उसे पूछा है राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने। ये सवाल जुड़ा है युवा महिलाओं के सशक्तिकरण से। ये सवाल महिला और बाल विकास मंत्रालय से पूछा गया। इस सवाल के जरिए उन्होंने जानना चाहा कि देश में युवा महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है। सरकार अपने कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से देश में युवा महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है। क्या देश में वंचित या ग्रामीण समुदाय से आने वाली युवा महिलाओं को करियर या उद्यमिता क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कोई लक्षित उपाय किए गए हैं? अगर हाँ, तो इनका ब्यौरा क्या है। लिंग आधारित हिंसा को रोकने और विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब दिया महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस उद्देश्य से सरकार ने जीवन चक्र के आधार पर महिलाओं के कल्याण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि उनका शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके, जिससे वो तीव्र गति वाले और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सके। ये विमेन लेड डेवलपमेंट वर्ष 2047 तक डेवलप्ड इंडिया या विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में देश में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए कई पहल की गई हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 10 करोड़ 29 लाख महिलाएं, लगभग 91,75,000 महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जो कि देश में ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रही हैं। महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय विकास प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। महिला श्रमिकों के लिए कार्य का अनुकूल वातावरण बनाने के लिए श्रम संहिताओं में कई सुदृढ़ प्रावधान, जैसे वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत यह अनिवार्य है कि इस योजना के तहत सृजित रोजगार में से कम 1/3 रोजगार महिलाओं को दिए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मकानों का स्वामित्व महिला को देने पर विशेष जोर दिया जाता है। ये निर्णय लिया गया है कि मकान का आवंटन कुछ मामलों को छोड़कर महिला के नाम पर या पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ 47 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 10 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ 91 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने से महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है, क्योंकि इससे उनकी कठिन मेहनत और देखभाल का बोझ कम हुआ है। राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नाम कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या उनकी भरपाई करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, बागान फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, कताई मिलों, हथकरघा और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं से संबंधित गतिविधियां करने वाली सहकारी समितियों में लगी हुई हैं। कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौशल भारत मिशन भी शुरू किया है। सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता दोनों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाएं महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए शुरू की गई हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया के तहत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के 84% ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराए गए हैं। जमीनी स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें आरक्षित की हैं। आज PRI में 14,50,000 से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। महिला सशक्तिकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक पर्दों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार द्वारा 28 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की अधिसूचना रही है, जिसके तहत लोकसभा और दिल्ली NCT की विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए देश में केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें 3 व्यापक मिशनों, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति, देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में बांटा गया है। योजनाओं का विवरण भी
मंत्रालय ने साझा किया, जिनमें मिशन शक्ति का उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए कार्यकलापों को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों, विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर सम्मिलित में सुधार के लिए कार्यनीतियों के प्रस्ताव पर जोर देना है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए 2 घटक संबल और सामर्थ्य शामिल हैं। संबल घटक महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत के घटक शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर जिला स्तर पर स्थित एक संस्था को संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा, पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल सहायता प्रदान करती है। महिला हेल्पलाइन 181 सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। इसे सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है और सभी वन स्टॉप सेंटरों के साथ एकीकरण का काम प्रगति पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP मानसिकता में बदलाव लाने वाला एक कार्यक्रम है जो बहुक्षेत्रीय पहलों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद करता है। नारी अदालत ये एक ऐसा मंच है जो महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से समाधान के माध्यम से त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। इसे असम और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की 50-50 ग्राम पंचायतों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। सामर्थ्य घटक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प महिला सशक्तिकरण केंद्र घटक शामिल है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड में लाभार्थी के बैंक डाकघर खाते में सीधे 5,000 रूपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को दूसरा बच्चा बालिका होने पर PMMVY के तहत 6,000 रूपए की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। शक्ति सदन संकटग्रस्त और कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। सखी निवास ये योजना एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास प्रदान करती है। पालना योजना डे केयर क्रेच सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान करती है। क्रेच सेवाएं अब तक घरेलू काम का हिस्सा मानी जाने वाली बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक बनाती हैं और अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी अवसंरचना का प्रयोग करती हैं। महिला सशक्तिकरण केंद्र संकल्प HEW महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान के अभाव को दूर करने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। ये मिशन शक्ति के तहत सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई का भी काम करता है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्रारंभिक खंडों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों, 14 से 18 वर्ष के लिए पोषण सहायता। वहीं दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 3 से 6 वर्ष के लिए और तीसरा आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी सहित आंगनबाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है। मिशन वात्सल्य जो कि पहले बाल संरक्षण सेवा योजना थी, ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि देखभाल और संरक्षण की जरूरतमंद बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए बेहतर पहुंच और सुरक्षा के लिए सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिनमें मिशन मोड में संस्थागत देखभाल और गैर संस्थागत देखभाल शामिल है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और सहारा देना, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ आधारित समाधान विकसित करना, अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना, आवश्यक होने पर गैप फंडिंग द्वारा सामूहिक कार्रवाई को मजबूत करना। ये योजना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच सेवाएं जो कि 24/7 है प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा देश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निर्भया कोष के तहत कई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। पीड़ितों की सहायता करने के लिए 827 मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयां स्थापित की गई हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अत्यधिक अनुकूल और सुलभ हो, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के संपर्क का पहला और एकल बिंदु होंगे। 14,658 विमेन हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। इनमें से 13,773 का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। 33 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। 24,264 लोगों को साइबर से संबंधित मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। हिंसा प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता और समर्थन करने और महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित विभिन्न सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए 36 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में 802 OSC क्रियाशील हैं। इनके द्वारा अब तक
10,12,000 से ज्यादा महिलाओं को सहायता दी गई है। जरूरतमंद महिलाओं और संकट में फंसी महिलाओं को सहायता और समर्थन के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली स्थापित की गई है, जिनमें फील्ड पुलिस संसाधनों का कंप्यूटर सहायता प्राप्त संदेश भेजा जाना शामिल है। ERSS के अलावा पश्चिम बंगाल को छोड़कर 35 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में एक पूरी तरह कार्यशील विशेष महिला हेल्पलाइन चालू है। महिला हेल्पलाइन को ERSS के साथ भी एकीकृत किया गया है। अब तक महिला हेल्पलाइनों ने 1,95,00,000 से ज्यादा कॉलों का प्रबंधन किया है और 81,64,000 से ज्यादा महिलाओं की सहायता की है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जघन्य यौन अपराधों की पीड़ित दुर्भाग्यपूर्ण महिलाओं और युवा बालिकाओं को न्याय मिले, सरकार 2019 से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के लिए राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब तक 790 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 408 विशिष्ट पॉक्सो यानी ई पॉक्सो न्यायालय सहित 750 न्यायालय 30 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन न्यायालयों ने देश भर में दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत 2,87,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है।